नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे एम्स नॉर्सेट के पेपर्स की आंसर की, और हमने पहले दो पार्ट सेकंड शिफ्ट के पेपर के डिस्कस कर लिए हैं, जिनमें करीबन हम 140 सवाल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, और 80 क्वेश्चंस आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें कि मैंने तो फर्स्ट शिफ्ट का दिया तो मैं सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ही देखूंगा। आप सेकंड शिफ्ट का पेपर भी देखें, और जिन्होंने सेकंड शिफ्ट का दिया है वो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी ज़रूर देखें। ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपकी जो भी फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाली है उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जो भी पेपर बनता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही बनता है। आप सभी को पता है कि बिना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तो कुछ भी पेपर में आपको मिलने वाला नहीं है। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सुने, अच्छे से समझे और अच्छे से याद ज़रूर कर ले, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए हम फटाफट से इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पहला सवाल जो आपको पूछा गया है वो कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। आपकी स्क्रीन पे कोई और सवाल हो सकता है, बट आपको ये सवाल आपको पूछे गए थे स्टूडेंट्स की तरफ से। जो सवाल हमें मिले हैं वो सारे के सारे सवाल हम सॉल्व करवा देते हैं। देखिए, माइस्थेनिया ग्रेविस का आपको साइन पूछा गया था, कौन सा माइस्थेनिया ग्रेविस का एक साइन है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था असेंडिंग वीकनेस। माइस्थेनिया ग्रेविस का साइन कौन सा दिया गया था, असेंडिंग वीकनेस, और वहीं आपको राइट आंसर करना था। अगला सवाल देखिए, एक जो क्यूरीज स्टूडेंट्स की थी वो ये थी कि जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो कुछ हार्ड था फर्स्ट शिफ्ट के बजाय। देखते हैं क्या फर्स्ट शिफ्ट का हार्ड था या फिर सेकंड शिफ्ट का हार्ड था। तो सेकंड शिफ्ट का पेपर आप वहाँ से देख लेना, जो दो पार्ट आपको पहले बता रखे हैं। आज का अभी पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे कि क्या फर्स्ट शिफ्ट का हार्ड था या फिर सेकंड शिफ्ट का पेपर हार्ड था। देखिए, सेकंड सवाल जो पूछा गया, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। बिल्कुल इजी सवाल है, 8वीं 9वीं के क्लास के बच्चे को भी पूछेंगे तो वो भी इसका जवाब दे देगा। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। अगला सवाल देखिए, कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो इन चिल्ड्रन इन सीपीआर, यानी कि एक बच्चे को सीपीआर दिया जा रहा है तो कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो आपको पूछा गया था। इसमें मैं आपको 3 कंडीशंस अलग अलग बता देता हूँ जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो अगर एडल्ट 1 को दे रहे हैं तो आपको रेशियो याद करना है 30:2। रेस्क्योर चाहे 1 हो चाहे 2 हो। अब बात आती है इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस की। इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस की, देखिए इन्फेंट्स का मतलब है 1 साल तक का बच्चा। 1 साल से लेकर 8 साल तक के जो भी बच्चे होते हैं उनको जो कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो दिया जाता है वो 30:2 होता है। कब, जब एक रेस्क्योर हो। अगर 2 रेस्क्योर अवेलेबल है तो फिर रेशियो हो जाएगा आपका 15/2। ये वैल्यू तो आपको परमानेंटली याद करनी ही करनी है। यहाँ से बहुत बार हर एक एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। सीपीआर का सेकंड शिफ्ट में भी सवाल पूछा गया था, लेकिन वहाँ पर सवाल कुछ अलग पूछा गया था, वो आप वहाँ से देख लेना। देखिए, अब बात आती है न्यूबॉर्न की, कि अगर न्यूबॉर्न है और उसको अगर सीपीआर देना है तो फिर कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो कितना होगा। तो राइट आंसर आपको करना है 3:1। अब तो मैंने आपको तीनों जो वैल्यूज़ है, एडल्ट, इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस एंड न्यूबॉर्न, तो तीनों का रेशियो मैंने आपको बता दिया। जो भी आपको सवाल में पूछा गया था, चिल्ड्रंस पूछा गया या फिर न्यूबॉर्न पूछा गया या फिर आपको एडल्ट 1 पूछा गया, जो भी आपको पूछा गया, जो आपको राइट आंसर करना था इन्हीं में से आपको एक राइट आंसर करना था। न्यूबॉर्न है तो 3:1 आपको राइट आंसर करना था, और अगर एडल्ट 1 है तो 30:2 करना था, और अगर चिल्ड्रन है और रेस्क्यूर आपको अलग अलग दे रखें तो उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर करना था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन विच फॉलोइंग कंडीशन द लिवर बायोप्सी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, यानी कि आपको कुछ पैरामीटर्स दिए गए होंगे या फिर कुछ कंडीशंस आपको दी गई होगी, और आपको पूछा गया होगा कि लिवर बायोप्सी किस पेशेंट में हम नहीं करेंगे। तो आपको वहाँ पर राइट आंसर करना था कोएगुलोपैथी। जो कोएगुलोपैथी वाले पेशेंट्स होते हैं जिनमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर वगैरह होता है, उनमें हम लिवर बायोप्सी नहीं करते हैं। ऐसा ही सवाल जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि एक क्लासिक हीमोफीलिया का बच्चा है
यानी क्लासिक हीमोफीलिया उसको हो रखा है तो कौन सा प्रोसीजर हम अवॉइड करेंगे, वो वहाँ से आप देख लेना, मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी है। अगला सवाल देखिए, विच साइड इफेक्ट अकर्स फॉर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ स्टीरॉयड। अगर कोई पर्सन काफ़ी लंबे समय से स्टीरॉयड खा रहा है तो इसमें कौन सा साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। राइट आंसर आपको करना था ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इस पर्सन को होगा अगर ये लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड खा रहा है तो। ऐसा एक सवाल सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, वहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग दी गई थी और उसका साइड इफेक्ट पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर असेस बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले आप कौन सा पैरामीटर चेक करेंगे या फिर क्या असेस करेंगे। राइट आंसर आपको करना था वाइटल साइन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले। और जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो 15 मिनट तक उस पेशेंट के पास में रुकना होता है। उस पेशेंट में कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं है, वो आपको चेक करनी होती है। अगला सवाल देखिए, हाउ मेनी ब्लड प्रेशर सीन इन प्री क्लैम्प्टिक वुमेंस। यानी आपको सवाल कुछ अलग प्रकार से दिया गया होगा कि एक प्रेग्नेंट महिला है, वो आपके पास में आई है, आप गायनिक वार्ड में एज ए गायनिक नर्स आप वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, आप इस पेशेंट को केयर दे रहे हैं, तो इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना क्या होगा, इस प्रकार से सवाल आपको पूछा गया होगा। तो जो ब्लड प्रेशर होगा प्री क्लैम्प्टिक वुमन में वो होगा 140/90। अगर ये वैल्यू ब्लड प्रेशर की आ रही है मतलब आप समझ जाओगे कि इस महिला को क्या हो रखा है, प्री इक्लेम्पिया हो रखा है। अगला सवाल देखिए, वेयर इज सिचुएटेड नेशनल न्यूट्रिशनल सेंटर। जो नेशनल न्यूट्रिशन सेंटर है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको जीके का सवाल पूछा गया था। राइट आंसर आपको करना था हैदराबाद। कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर। ये एक ही सवाल है जो जीके का इसमें शायद इंक्लूड हुआ है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, ए पेशेंट अकर्स सीजर्स विच द नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन। यानी कुछ सवाल आपको पूछा गया था सीजर से कि एक पेशेंट है जिसको सीजर्स आ रहे हैं बार बार और आप एज ए नर्स उस पेशेंट को केयर दे रहे हैं। आपको सवाल ये पूछा गया था कि विच इज़ नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन, आपका नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था मेंटेन द एयरवे। मेंटेन द एयरवे जो है वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन रहेगा। अगर आपको ये दिया गया था तो ये आपको राइट आंसर करना था। अगर ये आपको नहीं दे रखा है तो फिर आपको आंसर में करना था सेफ्टी मेजरमेंट। तो वो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए। पहली प्रायोरिटी आपको मेंटेन द एयरवे को देनी है, सेकंड प्रायोरिटी आपको सेफ्टी मेजरमेंट यानी पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करना है, तो ये आपको सेकंड प्रायोरिटी देनी है। देख लीजिए आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन से ऑप्शंस थे दोनों में से, वो आपको पहली प्रायोरिटी मेंटेन द एयरवे के अकॉर्डिंग आपको करनी है। अगला सवाल देखिए, निमोनिकोसिस इज़ ड्यू टू। निमोनिकोसिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है या फिर ये किससे फैलती है, ये सवाल आपको पूछा गया था। राइट आंसर आपको करना था कॉल डस्ट। कॉल डस्ट से स्प्रेड आउट होने वाली डिजीज कंडीशन है निमोनिकोसिस। इसको ब्लैक लंग्स डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसको कॉल वर्कर निमोनिकोसिस भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 3 वर्ड मैंने आपको बोले हैं, CPW यानी CWP यानी कॉल वर्कर न्यूमोनिकोसिस या फिर इसको हम ब्लैक लंग्स डिजीज़ भी कहते हैं। ये कॉल डस्ट से स्प्रेड आउट होने वाली डिजीज़ कंडीशन है। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के अंदर आपने पढ़ा होगा। अगला सवाल देखिए, हाउ टू मेजर द साइज ऑफ एनजी ट्यूब। यानी एनजी ट्यूब जो है वो इंसर्ट करने से पहले हम उसका मेज़रमेंट करते हैं। वो मेज़रमेंट करने की आपको ट्रिक पूछी गई थी कि किस प्रकार से मेज़र करते हैं। तो आपको राइट आंसर करना था टिप ऑफ नोज टू ईयर लॉब देन ज़िफॉइड प्रोसेस। टिप ऑफ नोज से ईयर लॉब और ईयर लॉब से ज़िफॉइड प्रोसेस। इस प्रकार से हम पूरी एनजी ट्यूब की लेंथ को मेज़र करते हैं, उसके बाद में एनजी ट्यूब पेशेंट को इंसर्ट करते हैं। अगला सवाल देखिए, विच साइट इज़ यूज टू चेक द पल्स इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के अंदर कौन सी साइट से हम पल्स चेक करेंगे। तो राइट आंसर आपको करना था एपिकल पल्स। एपिकल पल्स जो है वो चेक करते हैं हम न्यूबॉर्न के अंदर। अगला सवाल देखिए, मेंस्ट्रुएशन अकर ऑन डिक्रीज लेवल ऑफ विच हार्मोन। इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान कौन से हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से जो मेंस्ट्रुएशंस है वो अराइज होते हैं। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर करना था प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल डिक्रीज होने की वजह से मेंस्ट्रुएशन अराइज होता है। अगला सवाल देखिए, इन कार्डियक कैथेटराइजेशन और विच प्रायोरिटी एक्शन। शायद ये लेंथी क्वेश्चन था लेकिन ये मेरे को शॉर्ट में मिला है कि कार्डियक कैथेटराइजेशन एक पेशेंट में किया जा रहा है और जो भी आपको सवाल पूछा गया है अकॉर्डिंग टू जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा है उनको पता है। तो प्रायोरिटी एक्शन यहाँ पे क्या रहेगा।
तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर करना था वो राइट आंसर करना था चेक डिस्टल पल्स, यानी कि जो भी कार्डियक कैथेटराइजेशन पेशेंट में कर रहे हैं उसमें हम जो डिस्टल पल्स है वो चेक करते रहेंगे, वो असेस करते रहेंगे। इस प्रकार से मतलब प्रायोरिटी एक्शन आपको यहाँ पे राइट आंसर करना था। अगला सवाल देखिए, विच ड्रग आर यूज इन सुसाइडल प्रिवेंशन, विच ड्रग आर नॉट यूज, इस प्रकार से सवाल पूछा गया था। मतलब जो सुसाइडल टेंडेंसीज होती है वो मोस्ट ऑफ जो भी डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं उनमें अराइज होती है। तो मतलब एंटी डिप्रेसेंट्स के 3 आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे और एक ऑप्शन जो है वो आपको अलग दे रखा होगा, वहीं आपको राइट आंसर करना था। जैसे कि कार्बामाजिपाइन इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया होगा तो वो आपको राइट आंसर करना था। तो सुसाइडल प्रिवेंशन के लिए सभी ड्रग्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, एक को छोड़कर इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था। कार्बामाजिपाइन वहाँ पर राइट आंसर करना था। अगला सवाल देखिए, इन नॉर्मल सेलाइन हाउ मच सोडियम लेवल, यानी आपको इस प्रकार से सवाल पूछा गया था कि एनएस की जो बोतल आती है आईवी इन्फ्यूज़ करते हैं नॉर्मल सेलाइन के अंदर सोडियम का लेवल कितना होता है, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया होगा। तो चलिए मैं आपको सोडियम के साथ साथ क्लोराइड का भी जो है लेवल है वो भी बता देता हूँ, और ऑस्मोलरिटी कितनी होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2020 में भी एनएस से सवाल पूछा गया था ऑस्मोलरिटी को लेकर। तो देखिए सोडियम और जो क्लोराइड है दोनों का लेवल जो है एनएस के अंदर होता है 154 एम मोल पर लीटर। ध्यान रखिएगा एम मोल पर लीटर, वैल्यू भी कभी कभार दे दी जाती है एम मोल एम इक्वल पर लीटर इस प्रकार से। तो ध्यान रखिएगा एम मोल पर लीटर 154 जो है ये वैल्यू एनएस के अंदर प्रेजेंट होती है सोडियम और क्लोराइड की। अगर बात करें हम ऑस्मोलरिटी की तो इसमें नॉर्मल ऑस्मोलरिटी होती है एनएस की 308। ध्यान रखिएगा ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए, ए पेशेंट पल्स 80 बीट पर मिनट, नो ब्रीदिंग आफ्टर इमरजेंसी कॉल और विच इज नर्सिंग प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, यानी सीपीआर से ये सवाल पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसकी पल्स इस प्रकार से आ रही है और वो ब्रीदिंग जो है वो पेशेंट नहीं कर पा रहा है। देन आपने क्या किया कि इमरजेंसी कॉल जो करना था वो आपने कर दिया। इसके बाद आप एज नर्स क्या करेंगे? तो देखिए आपने अगर कॉल कर दिया है और ब्रीदिंग पेशेंट नहीं कर पा रहा है, ये पल्स शायद ये क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार से होगा, अगर कंप्लीट क्वेश्चन किसी को पता हो तो वो डाल देना कमेंट करके। तो देखिए अगर ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है और आपने इमरजेंसी कॉल कर दिया तो इसके बाद में आपकी प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगी? सीपीआर जो है वो आपको स्टार्ट कर देना है। ओके, अगला सवाल देखिए, नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड लेवल एट 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 36 वीक की प्रेगनेंसी हो रखी है और उस महिला में कितना क्या एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा, नॉर्मली आपको पूछा गया। 36 वीक पे 800 से 1000 ये नॉर्मल वैल्यू हम मानते हैं, यानी कि अगर आपको रेशियो में दे रखी है मतलब रेंज में दे रखी है तो आपको राइट आंसर करना था 800 से 1000 ml। लेकिन अगर आपको सिर्फ दे रखा है 600 ml, 1000 ml, 1200 ml, 1500 ml, तो फिर आपको राइट आंसर करना था 1000 यानी 1000 ml। अगला सवाल देखिए, अम्बिलिकल कॉर्ड इज ऑल्सो नॉन एज, बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया कि अम्बिलिकल कॉर्ड को और किस नाम से जाना जाता है। आपको राइट आंसर करना था यहाँ पे फनिस के नाम से इसको जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, इन चिल्ड्रन विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉज, यानी बच्चों में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो बच्चों में कौन सी बीमारी हो सकती है? राइट आंसर आपको यहाँ पे करना था रिकेट्स जो है वो बच्चों में होती है, और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी एडल्ट वंस के अंदर हो जाए तो ये बीमारी कोज करती है ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो एडल्ट वन के अंदर देखने को मिलता है अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो, और अगर बच्चों में हो रहा है तो रिकेट्स देखने को मिलेगा। विटामिन के करीबन यहाँ पर 5-6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, इसीलिए शायद फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था। अभी कंक्लूजन बाद में निकालेंगे। ए क्लाइंट से दैट आई एम रूलर ऑफ द प्लेनेट, यानी कि एक पर्सन है, साइकेट्री का ये सवाल पूछा गया था कि एक पर्सन है या फिर क्लाइंट है जो कह रहा है कि इस पूरी धरती का या फिर इस पूरे प्लेनेट का राजा मैं ही हूँ, मतलब ये एक डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। अब आपको पूछा गया था कि ये किस प्रकार का डिसऑर्डर है या फिर ये किसको इंडिकेट कर रहा है, वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, यानी कि ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी को शो कर रहा है। पेशेंट कुछ भी नहीं है, साइकेट्रिक पेशेंट है, बस ये बोल रहा है कि मैं ये हूँ वो हूँ, मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैं जो कुछ भी है मैं ही हूँ, है ना। इस प्रकार की जो भी
अगर कोई पर्सन या फिर साइकेट्रिक पर्सन ऐसा कुछ भी कहता है तो समझ जाना कि पेशेंट को क्या हो रखा है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन का सवाल सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था, पेपर वहाँ से देख लेना। अगला सवाल देखिए, रेगुलर इंसुलिन पीक टाइम। सवाल आपको पूछा गया था कि एक पेशेंट है जिसको रेगुलर इंसुलिन लगाया गया या फिर आपको शायद टाइम भी दिया गया होगा कि भाई जैसे 9 PM या फिर 8 PM जो भी आपको दे रखा था वो देख लेना। आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनको पता है कि रेगुलर इंसुलिन एक पेशेंट को दिया गया है, तो इस रेगुलर इंसुलिन का जो पीक टाइम होगा एक्शन करने का वो कितना रहेगा। इस प्रकार से सवाल आपको पूछा गया था। राइट आंसर आपको करना था 2 to 3 आवर। अगर आपको टाइम दे रखा था कि 7 AM 8 AM 9 AM को दिया गया है तो फिर आप 2 to 3 जो हावर्स है वो आप ऐड कर दीजिए और जो आपकी वैल्यू होगी, जैसे 7 AM है तो आपकी 9 to 10 जो AM होगी वहाँ पर क्या होगा, जो ये रेगुलर इंसुलिन है वो अपना पीक एक्शन यानी ये जो पीक टाइम होगा रेगुलर इंसुलिन का फंक्शन करने का। तो इस प्रकार से जो भी आपको टाइम दे रखा है, लेकिन 2 to 3 आवर जो है इसका पीक टाइम होता है। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर है ये, CA एंड कैंसर। तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होगा सर्वाइकल कैंसर का, आपको वर्ड क्या दे रखा है, प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर क्या आता है, इम्यूनाइजेशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन। पढ़ा होगा आपने अच्छे से, प्रिवेंशन को तो अच्छे से पढ़ा होगा। प्रिवेंशन का सवाल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। देखिए प्राइमरी प्रिवेंशन में आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या करना था, वैक्सीन लगानी है। वैक्सीन कौन से लगाएंगे, HPV वैक्सीन लगानी है सर्वाइकल कैंसर को ठीक करने के लिए। लेकिन सवाल HPV वैक्सीन से सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि सेकंड शिफ्ट में HPV वैक्सीन की डोज को लेकर सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल हार्ट रेट इन एडल्ट्स। यानी एडल्ट्स में नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपको पूछा गया। 60 to 100 जो है वो आपको राइट आंसर करना था। 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ये आपको नॉर्मल हार्ट रेट करना है। अगला सवाल देखिए, विच साइट आर यूज टू एडमिनिस्टर DPT वैक्सीन। DPT वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के लिए कौन सी साइट यूज़ करते हैं या फिर कौन सी मसल में ये वैक्सीन हम लगाते हैं। राइट आंसर आपको करना था वेस्टस लैटरलिस मसल। ऐसा ही सवाल सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था। ओके, अगला सवाल देखिए, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, आंसर आपको करना था 17 सितंबर। जस्ट आने वाला है 17 सितंबर, उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। अगला सवाल देखिए, विच इज़ नॉट इंक्लूड इन नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एक्सेप्ट, या फिर मतलब नॉट इंक्लूड यहाँ पे लिख रखा है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट से पूछा गया हो चाहे नॉट इंक्लूडेड से रिगार्डिंग पूछा गया हो, मतलब एक ही है। देखिए कौन सी एक वो बीमारी थी जिसको नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं लिया गया, तो वो आपको बीमारी बतानी थी। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था प्लेग। प्लेग को इस प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। अगला सवाल देखिए, विच IM साइट यूज्ड फॉर प्रिवेंट द डैमेज ऑफ साइटिक नर्व। साइटिक नर्व के डैमेज को बचाने के लिए कौन सी IM साइट यूज़ करते हैं, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था। राइट आंसर आपको करना था वेंटोग्लूटियल। जो वेंटोग्लूटियल साइट है वो हम यूज़ लेते हैं साइटिक नर्व को डैमेज होने से बचाने के लिए। अगला सवाल देखिए, विच मैन्यूअर इज यूज्ड फॉर ओपनिंग एयरवे इन ए पेशेंट फॉल फ्रॉम हाइट। यानी कि कोई एक पेशेंट था जो ऊंचाई से गिर चुका है, मतलब जैसे छत से गिर गया हो, चाहे बस की छत पे बैठा हो वहाँ से गिर गया हो, मतलब वो ऊंचाई से गिरा है, चाहे पेड़ से गिरा हो, कैसे भी गिरा हो, है ना। उस पेशेंट की एयरवे को ओपनिंग करने के लिए कौन सा मैन्यूअर यूज़ लेंगे, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था। राइट आंसर आपको करना था जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर। जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर यूज़ लेंगे एयरवे ओपनिंग के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजस्थान CHO की वैकेंसी जस्ट जल्द ही आने वाली है, और भी अदर स्टेट में वैकेंसी आ रखी है CHO की, तो जल्द ही हम CHO का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं और वो हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगा। और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं, वो भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। और जो CHO का कोर्स होगा उसके साथ में उनको फ्री मॉडल टेस्ट पेपर भी दिए जाएंगे। तो वो हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है हमारे ऐप को तो वो आप डाउनलोड ज़रूर कर लें। देखिए अगला सवाल,
हाउ मैनी एड्रेनलिन डोज यूज़ इन द चिल्ड्रंस, यानी बच्चों में एड्रेनलिन की डोज कितने क्या यूज़ ली जाती है। राइट आंसर आपको करना था 0.1 ml, 0.1 ml। अगला सवाल देखिए, इन प्रेगनेंसी आयरन एंड फॉलिक एसिड डोज, आयरन एंड फॉलिक एसिड की डोज आपको पूछी गई थी कि प्रेगनेंसी के दौरान आईएफई दी जा रही है, तो आयरन और फॉलिक एसिड कितना क्या होगा उसके अंदर। तो आपको राइट आंसर करना था 60 mg आयरन एंड 500 mcg जो है वो आपको राइट आंसर करना था फॉलिक एसिड का। देखिए 60 mg तो आयरन होगा, लेकिन 500 mcg जो है वो फॉलिक एसिड होगा। इस प्रकार से ये सवाल आपको पूछा गया था। और आपको पता होगा कि जो आईएफई की टैबलेट्स वगैरह प्रेगनेंसी में दी जाती है वो 180 दिन तक दी जाती है, और जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उसके बाद पोस्टमार्टम पीरियड के अंदर 180 दिन तक फिर से ये आईएफई टैबलेट जो है उस महिला को दी जाती है। तो ये कुछ न्यू डाटाज है, ध्यान रखिएगा, सीएचयू के एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगला सवाल देखिए, ऑल द फॉलोइंग आर इंक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट, यानी कि आपको कुछ से फूड आइटम्स दे रखे होंगे और कहा गया होगा कि ये सारे के सारे आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, एक को छोड़कर। वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को नहीं बढ़ाता है, बाकी जो ऑप्शंस आपको दे रखे थे वो राइट थे। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सीन इन एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा में कौन सी एक कंडीशन या फिर फाइंडिंग जो है या फिर सिम्टम जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सभी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया होगा, वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था मेनोरेजिया। और मैंने आपको कल ही बताया था सेकेंड शिफ्ट के पेपर में कि जो एमनोरिया है उसके सारे के सारे कोज है एक को छोड़कर, वहाँ पर आपको मैंने एनोरेक्सिया नर्वोसा का ऑप्शन भी बताया था कि एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो क्या करता है, एमनोरिया कोज करता है। तो यहाँ पर बोला गया आपको नॉट सीन एनोरेक्सिया नर्वोसा, मेनोरेजिया होने का तो चांस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सीधी सीधी बात है, एमनोरिया अगर महिला को हो रहा है एनोरेक्सिया नर्वोसा की वजह से, तो मेनोरेजिया तो बिल्कुल होगा ही नहीं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आ रहा है तो मेनोरेजिया होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगला सवाल देखिए, आईयूसीडी कॉन्ट्रासेप्टिव कॉपर टी 380A यूज फॉर हाउ मच ड्यूरेशन, यानी आपको इफेक्टिवनेस जो है वो आपको पूछी गई थी कि जो कॉपर टी 380A है ये कितने का समय तक काम करती है। राइट आंसर आपको करना था 10 ईयर। आपने बहुत बार पढ़ा होगा और बहुत बार ये सवाल काफ़ी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले भी पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट लो बर्थ वेट बेबी, LBW बेबी का आपको वेट पूछा गया है कि कितना क्या वेट अगर बच्चे का हो जिसको आप बोलोगे लो बर्थ वेट बेबी, वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था लेस देन 2.5 kg। बिल्कुल ईजी सवाल आ रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के अंदर। देखिए 2.5 kg से अगर कम वेट है बच्चे का तो उसको हम बोलेंगे लो बर्थ वेट बेबी। अगला सवाल देखिए, स्क्रीनिंग ऑफ डिप्रेशन पेशेंट ऑफ विच टाइप लेवल ऑफ प्रिवेंशन, यानी आपको इस प्रकार से सवाल पूछा गया था कि स्क्रीनिंग हम डिप्रेशन के पेशेंट की कर रहे हैं, तो ये जो स्क्रीनिंग हम कर रहे हैं इस पेशेंट की ये किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन का टाइप है, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था। राइट आंसर आपको करना था सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में मैंने आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट। थर्ड जो प्रिवेंशन है उसके अंदर डिसेबिलिटी एंड जो रिहेबिलिटेशन केयर होती है वो थर्ड प्रिवेंशन जो थर्ड टाइप जो प्रिवेंशन होता है उसके अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल देखिए, ए पेशेंट स्टार्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर्स व्हाट नर्सिंग एक्शन, यानी आपको इस प्रकार से सवाल पूछा गया था कि एक पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है और आप वहीं पर खड़े हैं एज ए नर्स, आप 15 मिनट तक वहाँ पर खड़े होते हैं। आपको पता ही है कि 15 मिनट तक उस पेशेंट के पास में रुकना होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन उस पेशेंट में हो रही है, आपने सिम्टम्स वगैरह देख लिए, कंप्लेंट पेशेंट की सुन ली, तो आप एज ए नर्स क्या करेंगे, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था। करेक्ट आंसर आपको करना था स्टॉप दैट ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हो रहा है उसको स्टॉप सबसे पहले आपको करना है। अगला सवाल देखिए, बर्न पेशेंट गिव फ्लूइड टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ, सवाल आपको पूछा गया था कि एक पेशेंट है जो जला हुआ है, और बर्न का सवाल सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन सेकंड शिफ्ट में भी पूछी गई थी। ठीक है, देखिए एक पेशेंट है जो जला हुआ है उसको फ्लूइड दिया जा रहा है, एनएस फ्लूइड दिया जा रहा है, आरएल फ्लूइड दिया जा रहा है, तो ये फ्लूइड क्यों दे रहे हैं ये आपको पूछा गया कि ये किसके रिस्क को कम करेगा, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर करना था हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया से बचाने के लिए पेशेंट को क्या दे रहे हैं, फ्लूइड दे रहे हैं। अगला सवाल देखिए, ए हाइपोकैलेमिया पेशेंट इज ऑर्डर्ड टू रिसीव IV पोटेशियम विच इज प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, यानी कि एक पेशेंट है जिसको हाइपोकैलेमिया हो रखा है, हाइपोकैलेमिया का पेशेंट है और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि इसको IV पोटेशियम देना है, तो आपको यहाँ पे एज ए नर्स कौन सा प्रायोरिटी एक्शन करना था,
मतलब प्रायोरिटी एक्शन आपको पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर करना था डोंट गिव आईवी बोलस। कभी भी जो भी पेशेंट है उसको पोटेशियम आईवी बोलस से नहीं दिया जाता है। इसको कभी भी आईवी जो पेशेंट है इसको पोटेशियम कभी भी आईवी बोलस से नहीं दिया जाता है। यही आपको राइट आंसर करना था। यही आपकी यहाँ पे नर्सिंग प्रायोरिटी जो एक्शन है वो आपका रहेगा। ओके, अगला सवाल देखिए, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी, यानी कि आपको सवाल पूछा गया था कि जो वर्निक्स एनसेफेलोपैथी है वो किसके डेफिशिएंसी से होता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही ईजी सवाल है, 8वीं 9वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, जिसको आप बेरी बेरी भी कहते हैं ना, ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी और वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, तीनों आप वर्ड ध्यान रख लेना। ओके, अगला सवाल देखिए, ऑटोरिया में बी कॉज बाई। इसी प्रकार से आपको सवाल सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था कि CSF के साथ में रिनोरिया हो रहा है तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। वैसे ही यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि ऑटोरिया एक पेशेंट को हो रहा है, शायद इसको एक्सीडेंट या फिर इंजरी से रिगार्डिंग सवाल आपको बताया गया होगा कि एक पेशेंट है जिसको ये एक्सीडेंट हुआ है या फिर ये इंजरी वगैरह हुई है और ऑटोरिया इसमें देखने को मिल रहा है। या फिर आपको सवाल इस प्रकार से पूछा गया होगा कि जो ऑटोरिया हो रहा है ये किस की वजह से हो रहा है या फिर किस कंडीशन में ये कंडीशन जो है ऑटोरिया की देखने को मिलती है। मतलब ईयर से फ्लूइड डिस्चार्ज होना, है ना, तो ये किस कंडीशन में देखने को मिलेगा। आपको राइट आंसर करना था एपिड्यूरल इंजरी, यानी कि बेसिलर स्कल फ्रैक्चर बोल दीजिए या फिर एपिड्यूरल इंजरी बोल दीजिए, यानी कि इंजरी पेशेंट को ये उसकी वजह से उसको क्या हो रहा है, ऑटोरिया हो रहा है। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट टेम्परेचर सेंसिटिव वैक्सीन। कौन सी एक टेम्परेचर सेंसिटिव वैक्सीन है, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था। राइट आंसर आपको करना था MMR। अगला सवाल देखिए, MAOI आर गिवन विथ टायरोसिन कैन कॉज। मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स जो ड्रग्स है उनको अगर टायरोसिन के साथ में दे रहे हैं, उनको अगर टायरोसिन फूड के साथ में दे रहे हैं तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा। राइट आंसर आपको यहाँ पर करना था हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो है उस पेशेंट में देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट को लेकर पूछा गया, ग्रोथ मॉनिटरिंग एट आंगनवाड़ी सेंटर बाय एसएस, या फिर एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट बोल सकते हैं आप। कौन सा एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट है जो आंगनवाड़ी सेंटर पे परफॉर्म किया जाता है और ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है। राइट आंसर आपको यहाँ पर करना था वेट फॉर एज, यानी एज के अकॉर्डिंग कितनी क्या वेट बढ़ रहा है बच्चे का, उससे हम आंगनवाड़ी पे, यानी हम तो क्या जो आंगनवाड़ी पे एसेस कर रहे हैं वो ग्रोथ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ऑल वैक्सीन आर एडमिनिस्टर्ड विया IM एक्सेप्ट, यानी कि सभी की सभी जो वैक्सीन्स है वो इंट्रामस्कुलरली एडमिनिस्टर करवा सकते हैं एक को छोड़कर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था MMR। ये सब क्यूटेनियस चलती है, मीजल्स वगैरह, तो यहाँ पे MMR आपको राइट आंसर करना था। अगला सवाल देखिए, एन एंडेमिक डिजीज अकरिंग ऑन एवरी 4 ईयर इंटरवल कॉल्ड, यानी कि एक एंडेमिक डिजीज कंडीशन है, कोई सी भी ले लो जो भी एंडेमिक है, जैसे एंडेमिक टाइफस है, तो ये जो है एंडेमिक डिजीज कंडीशन है, ये हर 4 साल से या फिर 4 साल के इंटरवल से फिर से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर अराइज हो रही है, फिर से लोगों को अफेक्ट कर रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, यानी इस प्रकार से आपको डेफिनेशन दी गई थी। करेक्ट आंसर आपको करना था साइक्लिक ट्रेंड। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक ट्रेंड। 4 साल से ये बार बार ये फिर से अकर हो रही है डिजीज़ कंडीशन एक ही कम्युनिटी के अंदर, तो ये क्या है, साइक्लिक ट्रेंड है। बोलते हैं ना कि ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ये ट्रेंड जो है वो अलग अलग, कभी किसी फिल्म का आता है, कभी किसी फिल्म का आता है, कभी किसी सॉन्ग का आता है, कभी किसी सॉन्ग का आता है, वो ट्रेंड होता है ना। तो ये बीमारियों में भी एक ट्रेंड चलता है जिसको बोलते हैं साइक्लिक ट्रेंड, यानी कि इसमें भी 2 साल से 4 साल से बार बार वो एक ही बीमारी जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अफेक्ट करती रहती है। अगला सवाल देखिए, विच इज़ ए रेड फ्लिया डिजीज़, और ये सवाल सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था कि रेड फ्लिया से कौन सी डिजीज़ कंडीशन ट्रांसमिट होती है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर करना था एंडेमिक टाइफस। एंडेमिक टाइफस जो है वो रेड फ्लिया की वजह से होने वाली डिजीज कंडीशन है। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, यानी विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स पूछा गया था, सबसे ज़्यादा या फिर प्रचुर मात्रा में विटामिन सी किस में पाया जाता है। राइट आंसर आपको करना था आंवला। आंवला जो है, आंवला जो होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी
पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, ए नॉर्मली न्यूबॉर्न बेबी मस्ट पास द म्यूकोनियम विद इन। बिल्कुल सिंपल बिल्कुल इजी सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए जो म्यूकोनियम है वो बच्चा नॉर्मली कितने समय के अंदर पास आउट कर देता है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था 24 to 48 आवर। अगर बच्चा 24 से 48 आवर के अंदर अगर म्यूकोनियम पास आउट नहीं कर रहा है तो मतलब बच्चे को कुछ ना कुछ एनाल या फिर कंजेनाइटल डिफेक्ट हो रखे हैं। जो भी बच्चा है नॉर्मली वो 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर म्यूकोनियम पास कर देता है। ओके, अगला सवाल देखिए, ए क्लाइंट रिसीविंग टीपीएन से 4-5 सवाल सेकंड शिफ्ट में भी पूछे गए थे। यहाँ पर भी देख लीजिए सवाल आ चुका है कि एक पेशेंट है जिसको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा है, हैविंग हाई ब्लड प्रेशर एंड जुगुलार वेन डिस्टेंशन या फिर जुगुलार वेनस डिस्टेंशन इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ, यानी कि एक पेशेंट है जिसको टीपीएन दिया जा रहा है और उस पेशेंट में ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है, जुगुलार वेनस डिस्टेंशन जो जेवीडी है वो भी उस पेशेंट में देखने को मिल रही है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये जो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं या फिर किसकी वजह से हो रहे हैं। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था हाइपरवोलेमिया, यानी कि बॉडी को जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा वॉल्यूम बॉडी में बढ़ रहा है, तो इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलेगी। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जुगुलार वेनस डिस्टेंशन जो है वो भी देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, विच मेडिसिन आर गिवन आफ्टर थायरॉइडेक्टमी पेशेंट डेवलप्स कार्पोपेडल स्पाज्म। देखिए एक पेशेंट है जिसकी थायरॉइडेक्टमी सर्जरी हुई है और वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर रूम में आ चुका है, यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव रूम में उसको एडमिट कर दिया गया और वहाँ पे नर्सिंग केयर दी जा रही है। अब उस पेशेंट में कार्पोपेडल स्पाज्म जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये कंप्लेन वो पेशेंट कर रहा है, आपने ऑब्जर्व किया उस पेशेंट में, तो एज नर्स आपका प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था। वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था कैल्शियम ग्लूकोनेट इस पेशेंट को एडमिनिस्टर करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, ए पेशेंट फॉर सर्कमफेरेंशियल बर्न द नर्स शुड असेस। देखिए आपको एक वर्ड दिया गया था सर्कमफेरेंशियल बर्न। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सर्कमफेरेंशियल बर्न का मतलब होता क्या है। बर्न तो आपने पढ़ रखा है, अलग अलग इसकी जो स्टेज है वो भी आपने पढ़ रखी है, बट आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा कि सर्कमफेरेंशियल बर्न भी कुछ होता है। सुपरफिशियल बर्न हमने सुना है, डीप बर्न हमने सुना है, इस प्रकार से है ना, तो ये तो हमने सुना है सर, लेकिन ये सर्कमफेरेंशियल बर्न क्या होता है ये हमने पहली बार सुना है। तो देखिए सर्कमफेरेंशियल बर्न का मतलब होता है कि जो बर्न हो रहा है, यानी कि जो भी पेशेंट जल रहा है या फिर जला है, उस पेशेंट में जो फिंगर्स है वो भी जल जाती है, टॉर्सो जो रीजन है वो भी जल जाता है, और जो एक्सट्रीमिटी है यानी जो पैर है वो भी जल जाता है। पैर के साथ साथ टॉर्सो रीजन वो भी जल रहा है और जो फिंगर्स है या फिर डिजिट्स है वो भी जल रही है, तो इसको हम बोलेंगे सर्कमफेरेंशियल बर्न। अब सवाल आपको पूछा जा रहा है तो कि नर्स जो है वो क्या असेस करेंगी इस पेशेंट के अंदर। देखिए पेशेंट की जली क्या है, एक्सट्रीमिटीज़ जली है, डिजिट्स जल चुकी है, टॉर्सो रीजन जल चुका है और जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो जल चुकी है। तो एज नर्स आप क्या असेस करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपको यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था असेस पेरिफेरल पल्स। जो पेरिफेरल पल्स है वो हम असेस करेंगे इस पेशेंट के अंदर। पेशेंट आया सर्कमफेरेंशियल बर्न का, तो इस पेशेंट में क्या असेस करनी है अपने को, जो पेरिफेरल पल्स है वो अपने को असेस करनी है। वो कैसी मिलेगी इस पेशेंट के अंदर, एब्सेंट मिलेगी, यानी कि पेरिफेरल पल्स अगर एब्सेंट है तो समझ जाना पेशेंट को क्या हुआ है, सर्कमफेरेंशियल बर्न हुआ है। ओके, अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एब्जॉर्बल सूचर। आपको सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक नॉन एब्जॉर्बल सूचर है। राइट आंसर आपको वहाँ पर करना था पॉलीप्रोपाइलिन जो है वो नॉन एब्जॉर्बल सूचर था, बाकी सारे के सारे एब्जॉर्बल सूचर के ऑप्शन दे रखे थे। दोस्तों अभी 9 बजे यानी कि डेली 9 बजे, डेली शाम को 9 बजे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर टेस्ट सीरीज़ वगैरह होती है, या फिर हमारे अगर ऐप के ऊपर अवेलेबल हम करवाते हैं तो वो लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दे दी जाती है। तो डेली 9 बजे आप टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको जाना है और वहाँ पे सर्च करना है नर्सिंग चैलेंजर्स और अपने आप को वहाँ पे ऐड कर लेना है। वहाँ पे आपको चैनल और ग्रुप दोनों दिखाई देंगे, तो एक बार में आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, एक बार में आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यानी कि 2 बार आपको ज्वाइन करना है ताकि आप चैनल और ग्रुप दोनों में ऐड हो सके। अगला सवाल देखिए, ए प्रेग्नेंट वुमेन सफ़र फ्रॉम PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। एक महिला को हो रखा है जो कि प्रेग्नेंट है।
अब आपको यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कौन सा वो न्यूट्रिएंट है जो इस महिला को हम एडमिनिस्टर करवाएंगे। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था विटामिन ई। विटामिन ई जो है इस महिला को हम एडमिनिस्टर करवाएंगे। अगला सवाल देखिए, विच टाइप ऑफ स्टूल सीन इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स के अंदर किस टाइप का स्टूल देखने को मिलता है। राइट आंसर आपको यहाँ पे करना था स्टीटोरिया। इस पेशेंट में स्टीटोरिया जो टाइप का स्टूल है वो देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एडल्ट। बिल्कुल इजी सवाल पूछे जा रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के अंदर। जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिया उनके तो बल्ले बल्ले हो गए। देखिए एडल्ट 1 के अंदर नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होता है, तो राइट आंसर आपको करना था 1500 ml। 1500 ml नॉर्मल यूरिन आउटपुट होता है एक एडल्ट 1 के अंदर। अगला सवाल देखिए, और ये आईवी साइट के कॉम्प्लिकेशन, दोनों के दोनों कॉम्प्लिकेशन फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछ लिए गए, एक भी कॉम्प्लिकेशन सेकंड शिफ्ट के लिए नहीं बचा। देखिए सवाल आपको पूछा जा रहा था कि एक पेशेंट है जिसको आईवी लाइन लगी हुई है और उसको NSRL जो भी चल रहा है ना, तो उस पेशेंट की जो आईवी लाइन लगी हुई है वहाँ पर रेडनेस, स्वेलिंग एंड वार्मथ जैसी कंडीशंस फाइंड आउट होती है। तो ये किसको इंडिकेट कर रही है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था फ्लेबाइटिस। और ये सवाल 2020 एम्स नॉर्सेट में भी पूछा गया था। यानी जो दोनों सवाल अभी आएंगे कॉम्प्लिकेशन से रिगार्डिंग, ये दोनों के दोनों सवाल एम्स नॉर्सेट 2020 में भी पूछे गए थे। अगला सवाल देखिए, विच डाटा असेसमेंट इन ए पेशेंट विथ सेंट्रल वीनस कैथेटर। या फिर इस प्रकार से सवाल आपको पूछा गया था कि पेशेंट है जिसको सेंट्रल लाइन लगी हुई है, जो सेंट्रल लाइन होती है वो लगी हुई है, तो आप एज ए नर्स क्या असेस करेंगे उस पेशेंट के अंदर। वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था असेस CVP, जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है उसका असेसमेंट आपको करना है। अगर सेंट्रल लाइन पेशेंट को लगी हुई है या फिर सेंट्रल विनस कैथेटर पेशेंट को लगा हुआ है तो CVP जो है वो आपको असेस करते रहना है कि CVP कहीं बढ़ तो नहीं रहा है या फिर कम तो नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशन जो है वो आपको असेस करनी है। अगला सवाल देखिए, द ड्रग एल्ब्यूटेरॉल एंड बेक्लोमेथासोन हाउ टू टेक। ये एनक्लेक्स का सवाल है कि एल्ब्यूटेरॉल और बेक्लोमेथासोन एक पेशेंट को एक साथ एडमिनिस्टर करवानी है, तो एज नर्स आप कैसे उस पेशेंट को दोनों ड्रग आप एडमिनिस्टर करवाएंगे। सिर्फ आपके माइंड एबिलिटी को चेक करने के लिए ये सवाल डाला गया था। देखिए आपको यहाँ पे राइट आंसर करना था, पहले हम एल्ब्यूटेरॉल देंगे, यानी कि जो एल्ब्यूटेरॉल है ये सबसे पहले पेशेंट को देना है, इसके बाद में बेक्लामेथासोन आपको देना है। जो सवाल का ऑप्शन था कि फर्स्ट एल्ब्यूटेरॉल एंड सेकंड बेक्लामेथासोन या फिर फर्स्ट एल्ब्यूटेरॉल देन बेक्लामेथासोन, वहीं आपको राइट आंसर करना था। और एज इट इज़ ऐसे जैसे ऑप्शन आपको दे रखे थे वैसे आपको सवाल दिया गया, आपको राइट आंसर भी कुछ इसी प्रकार से करना था कि एल्ब्यूटेरॉल पहले देंगे और उसके बाद में बेटामेथासोन देंगे। अगला सवाल देखिए, टेंशन न्यूमोथोरेक्स को लेकर सवाल पूछा गया था कि एक टेंशन न्यूमोथोरेक्स का पेशेंट है, तो एज ए नर्स आप यहाँ पे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या करेंगे। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। पेशेंट के अंदर जो चेस्ट ट्यूब इंसर्शन है वो हम करेंगे, और जो न्यूमोथोरेक्स है यानी एयर जो कलेक्ट हुई है, एयर एक्यूमुलेट हुई है लंग्स के अंदर, उसको हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगी, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। वैसे फिजिशियन का काम होता है, लेकिन आपको यहाँ पे मतलब इम्प्लीमेंटेशन से रिगार्डिंग आपको अगर सवाल पूछा गया है तो चेस्ट ट्यूब इंसर्शन जो है वो आपको राइट आंसर करना है। अगला सवाल देखिए, हाउ टू चेक एनजी ट्यूब प्लेसमेंट। आपको यहाँ पे एनजी ट्यूब के 2 सवाल तो मिल ही चुके हैं। एनजी ट्यूब की पहले मेजरमेंट पूछ ली गई है, कितना क्या मेजरमेंट कैसे हम करते हैं इस प्रकार से, और अब पूछा जा रहा है कि एनजी ट्यूब प्लेसमेंट प्रॉपर तरीके से हुई है कि नहीं हुई है, इसको चेक करने के लिए, इसको असेस करने के लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था एस्पायरेट द फ्लूइड, एस्पायरेट द गैस्ट्रिक कंटेंट या फिर फ्लूइड एंड चेक द पीएच जो है वो आपको चेक करनी थी। पहले क्या करना था, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको एस्पायरेट करना था और उसकी पीएच को हम चेक करेंगे। तो ये हम चेक करके पता लगा सकते हैं कि जो एनजी ट्यूब है वो सही जगह पे प्लेसमेंट उसका हुआ है कि नहीं हुआ है। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज़ नर्सिंग एक्शन इन फायर मैनेजमेंट। यानी कि आपको फायर के रिगार्डिंग सवाल पूछा गया था कि एक रूम है जिसमें इलेक्ट्रिक फायर हुआ है या फिर वो रूम जल रहा है, तो एज आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा रेस, फायर मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा रेस,
यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, रेस में रा जो आर है ये आपको सबसे पहले काम आपको करना है, यानी कि आपको यहाँ पे जो राइट आंसर करना था वो क्या करना था, रेस्क्यू द पेशेंट। जो भी पेशेंट है उनको सबसे पहले बाहर निकालना है। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि सर ऑक्सीजन स्टॉप करेंगे, बिल्कुल ऑक्सीजन भी स्टॉप करनी है। ऑक्सीजन क्या है, इनफ्लेमेबल, यानी कि ये जलने वाली गैस है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन वहाँ पे ऑन है तो ये आग को ज़्यादा पकड़ेगी, तो इसलिए ऑक्सीजन को भी स्टॉप करनी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO या फिर जो भी थ्योरीज वगैरह पहले से दे रखी है फायर के रिगार्डिंग, उसमें आपने पढ़ा होगा रेस। तो यहाँ पे जो रेस्क्यू द पेशेंट है, सबसे पहले पेशेंट को बाहर निकालो। ऑक्सीजन को उसके बाद में आप बंद कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले पेशेंट को उस जगह से बाहर सेफली निकालना है। ओके, तो रेस्क्यू द पेशेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विच इज़ द प्रायोरिटी असेसमेंट फॉर ए बस एक्सीडेंट पेशेंट। पेशेंट जो है वो कार एक्सीडेंट भी हो सकता है, बस एक्सीडेंट भी हो सकता है, जो भी है, मतलब पेशेंट का क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पे आप प्रायोरिटी असेसमेंट क्या करेंगे, क्या चेक करेंगे उस पेशेंट के अंदर। तो देखिए हमने एक सवाल अभी कुछ देर पहले देखा था, ओटोरिया। ओटोरिया किस वजह से हुआ था, एपिड्यूरल इंजरी की वजह से। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, पेशेंट को एक्सीडेंट हुआ है। यही सवाल सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था इसी प्रकार से कि CSF के साथ में ईयर लीकेज हो रहा है, यानी कि जो ओटोरिया है वो कंडीशन देखने को मिल रही है, बैसिलर स्कल फ्रैक्चर हुआ उसकी वजह से हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या है, पेशेंट को कार एक्सीडेंट या फिर बस एक्सीडेंट हुआ है, तो सीधी सी बात है उस पेशेंट को क्या हो सकता है, स्कल फ्रैक्चर। तो उस पेशेंट में हम क्या असेस करेंगे कि कोई ईयर से ड्रेनेज वगैरह तो नहीं हो रही है, मतलब कान से कुछ बहाव वगैरह तो नज़र नहीं आ रहा है। तो हम क्या चेक करेंगे, असेस द पेशेंट ड्रेनेज फ्रॉम ईयर। ईयर से कोई ड्रेनेज तो नहीं आ रहा है, वो चीज़ हम पहले असेस करेंगे। अगला सवाल देखिए, विच साइन आर सीन इन सीवियर डिहाइड्रेशन इन चाइल्ड। देखिए एक बच्चा है जिसको सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है, तो उसमें कौन सा साइन देखने को मिलेगा। बिल्कुल ईजी सवाल आपको पूछा गया है और यहाँ पर भी आपको राइट आंसर करना है संकन फॉन्टेनल। संकन फॉन्टेनल जो साइन है वो देखने को मिलेगा उस बच्चे के अंदर। अगला सवाल देखिए, विच साइन आर सीन इन एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज़ में कौन सा साइन या फिर कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा, इस प्रकार से सवाल पूछा गया था। राइट आंसर आपको करना था स्किन पिगमेंटेशन। अगर एडिसन डिजीज़ किसी पर्सन को हुई है तो उसमें स्किन पिगमेंटेशन ज़्यादा होगा। अगला सवाल देखिए, आईवी साइट। आईवी साइट जो है कोल्डनेस, स्वेलिंग एंड पेन, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो आईवी जो भी फ्लूइड दिया जाता है उसके कॉम्प्लिकेशंस को लेकर जो 2 सवाल आपको पूछे गए हैं, ये 2020 में भी पूछे गए थे एम्स नॉर्सेट में, और 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में भी ये पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया था कि पेशेंट की जो आईवी साइट है वो कूलनेस हो रखी है, ठंडी हो रखी है, स्वेलिंग वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, पेन वहाँ पर भी हो रहा था और यहाँ पर भी हो रहा है। सिर्फ डिफरेंस है तो वो है कूलनेस एंड वार्मथ का। तो ध्यान रखिएगा, जो फ्लेवाइटिस है उसमें तो जो स्किन है वो गर्म हो जाती है, यानी कि वार्मथ रहती है, और इनफिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, कोल्डनेस होती है। इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन एफ फॉर फ्रीजर। तो फिल्ट्रेशन मतलब इनफिल्ट्रेशन में क्या होगा, ठंडी हो जाएगी। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं एफ फॉर फ्रीजर, यानी कि फ्रीज में जैसे हम हाथ को डाल के वापस बाहर निकालते हैं तो हाथ हमारा ठंडा हो जाता है, कुछ इसी प्रकार से आईवी साइट जो लगी हुई है वहाँ पर कूलनेस जो है उस पेशेंट में नज़र आएगी। अगला सवाल देखिए, प्रेग्नेंट वुमेन टर्म बेबी, प्री टर्म बेबी एट 36 वीक, व्हाट इज गटपाल स्कोर। कुछ लेंथी सवाल आपको पूछा गया था, यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज तो कुछ लेंथी थी बट जो जवाब था वो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट था। देखिए एक प्रेग्नेंट वुमेन आपके पास में आई है और वो बता रही है कि मेरे एक पहले से टर्म बेबी हो रखा है, वो जीवित भी है, ओके, और एक प्री टर्म बेबी हुआ है जो 35 या फिर 37 या फिर 37 से पहले, यानी कि 35, 36, 34 जो भी है इस वीक पे हुआ है और वो भी जीवित है। अब आपको पूछा गया था कि गटपाल स्कोर कितना होगा, तो यानी कि इसके ग्रेविडा कितनी हो गई, 3। ग्रेविडा कितनी हो गई, 3। एक तो अभी प्रेग्नेंट है, 2 पहले इसके हो रखे हैं, ओके। टर्म पे कितना बेबी हुआ है, 1 बेबी, ओके। प्री टर्म कितने हुए हैं, 1 बेबी। अबॉर्शन इसको नहीं हुआ, ओके। और लिविंग यानी बच्चे कितने जीवित है, 2, यानी प्री टर्म हुआ है वो भी जीवित है और जो टर्म पे हुआ है वो भी जीवित है। तो इस प्रकार से आपको गटपाल यहाँ पे निकालना था और यही आपको राइट आंसर करना था। अगला सवाल देखिए, विच फॉर्मूला यूज टू चेक अनकप्ड ईटी ट्यूब इन चिल्ड्रंस। यानी बच्चों को अगर ईटी ट्यूब आप लगा रहे हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ लिया जाता है ईटी ट्यूब की साइज़ को
असेस करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए वो फॉर्मूला आपको पूछा गया था। आपको राइट आंसर करना था एज प्लस 4/4, ये फॉर्मूला जो है वो आपको राइट आंसर वहाँ पे करना था। अगला सवाल देखिए, विच गैस आर यूज इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। बिल्कुल इजी सवाल पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कौन सी गैस यूज लेते हैं, बहुत बार काफ़ी कम्पिटेटिव एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है। CO2 गैस यूज लेते हैं। ओके, अगला सवाल देखिए, 20 mcg टू गिव द पेशेंट अवेलेबल इज 30 mcg पर 15 ml डोज। देखिए आपको सवाल पूछा गया था कि पेशेंट को कोई भी जो ड्रग्स आपको ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में दी गई थी 20 mcg आपको देनी थी और आपके पास अवेलेबल कितनी है 30 mcg पर 15 ml, यानी कि 15 ml के अंदर 30 mcg है तो आपको देनी कितनी है 20 mcg। तो कितनी ml आप ड्रग उस पेशेंट को दोगे, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था। तो यानी कि 5 ml इज इक्विवेलेंट टू 10 mcg। बोल सकता हूँ एक ही बात है, 5 ml में कितने हो गए 10 mcg, तो 15 ml में कितने हो गए 30 mcg। अब आपको कितना देना है 20 mcg देना है, तो इनके बीच में कितना आ जाएगा 10 ml, यानी कि 10 ml जब आप ड्रग दोगे तो वो आपकी कितनी हो जाएगी 20 mcg। जो 30 mcg पर 15 ml है, इसको अगर आप 20 mcg पर मतलब 20 mcg आप अगर देना चाहते हैं तो इस 15 ml में से 10 ml इस पेशेंट को देनी पड़ेगी, तभी जाके इसको 20 mcg डोज हम प्रॉपर दे पाएंगे। ओके, तो 10 ml जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विंगिंग ऑफ स्केपुला आफ्टर मास्टेक्टमी, मतलब मास्टेक्टमी हुई है और रेडिकल मास्टेक्टमी का सवाल सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। मास्टेक्टमी का मतलब है कि जो ब्रेस्ट है उसको रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे मास्टेक्टमी के दौरान हो सकता है कि कोई जो इंजरी है पेशेंट को हुई है और इसी से रिगार्डिंग एक सवाल आपको पूछा गया है कि मास्टेक्टमी के बाद में विंगिंग ऑफ स्केपुला उस पेशेंट में देखा जा रहा है, तो ये किसके वजह से हुआ है, फिर इसका रीजन क्या है। राइट आंसर आपको करना था डैमेज टू लॉन्ग थोरेसिक नर्व। जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व है, जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व है उसके डैमेज होने की वजह से, उसके डैमेज होने की वजह से विंगिंग ऑफ स्केपुला उस पेशेंट में देखने को मिल रहा है। अगला सवाल देखिए, विच इज ए इनएक्टिवेटेड हॉल वीरियन वैक्सीन। एक सवाल आपको पूछा गया था कि कौन सी एक इनएक्टिवेटेड हॉल वीरियन वैक्सीन है, वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था कोवैक्सीन। कोवैक्सीन अभी जो चल रही है कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, उसी को लेकर सवाल पूछ लिया गया है। कोविड-19 से भी आपको सवाल पूछा गया है और कोवैक्सीन से भी आपको सवाल पूछा गया। अगला सवाल देखिए, द नीडल इज डिस्कार्डेड इन। जो नीडल्स होती है उनको किस में डिस्कार्ड करते हैं, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया है। तो आपको राइट आंसर करना था वाइट पंक्चर, यानी कि जो वाइट सिरिंज में जो नीडल होती है सिर्फ उसकी बात हो रही है दोस्त। देखिए यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था वाइट पंक्चर प्रूफ जो कंटेनर होता है उसमें हम नीडल को डिस्कार्ड करते हैं, और जो बाकी जो प्लास्टिक का जो भी मैटर होता है वो सारा का सारा रेड जो आपका बैग होता है, रेड बैग, उसके अंदर हम डिस्कार्ड करते हैं। देखिए आपको पूछा गया कि नीडल, तो नीडल का आपको राइट आंसर करना था वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर। अगला सवाल देखिए, मलेरिया लार्वा आर डिस्ट्रॉयड बाय, यानी कि आपको सवाल पूछा गया था कि मलेरिया बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो रहा है कम्युनिटी के अंदर, और आपको आगे सवाल ये पूछा जा रहा था कि मलेरिया का जो लार्वा होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सी फिश जो है वो हम यूज़ लेते हैं, इस प्रकार से सवाल आपको पूछा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको करना था गैम्बूजिया। जो गैम्बूजिया फिश आती है, जो गैम्बूजिया मछली आती है, वो क्या करती है मलेरिया के लार्वा को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। अगला सवाल देखिए, इन नीडल स्टिक इंजरी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। बिल्कुल डॉग बाइट वाली जो नर्सिंग एक्शन या फिर जो प्रायोरिटी देनी होती है सेम वही प्रायोरिटी यहाँ पर भी देनी थी। अगर नीडल स्टिक इंजरी किसी पर्सन को हुई है या फिर किसी नर्स को हुई है तो यहाँ पे आपका जो प्रायोरिटी एक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, वॉश इन रनिंग वाटर। जहाँ पर इंजरी हुई है उसको वॉश करते रहना इन रनिंग वाटर, यानी कि नल को खोल लीजिए और जहाँ पे निडल स्टिक इंजरी हुई है उसको जस्ट उसके नीचे रखिए, कंटिन्यू उसको पानी को चलते रहने दीजिए। ऐसा ही कुछ डॉग बाइट में भी हम करते हैं। डॉग बाइट अगर किसी पर्सन को हुआ है तो उसमें कंटिन्यू रनिंग वाटर के नीचे उसको रखना होता है, लेकिन जो गाँव के लोग होते हैं उनमें कुछ अलग ही भ्रांतियाँ होती है। कोई क्या यूज़ करता है, कोई क्या यूज़ करता है, लेकिन वो यूज़ नहीं करने होते हैं।
ओके, अगला सवाल देखिए, विच हाइपरटेंसिव ड्रग इज यूज टू लैक्टेटिंग मदर, यानी लैक्टेटिंग मदर है और उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, तो उसको कौन सी ड्रग हाइपरटेंसिव हम दे सकते हैं। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है हाइड्रोक्लोरथाइजाइड। हाइड्रोक्लोरथाइजाइड जो ड्रग है वो हम इस मदर, जो लैक्टेटिंग मदर है, इसको हम दे सकते हैं। ओके, अगला सवाल देखिए, कोविड-19 पेशेंट लिनन आर डिसइंफेक्ट बाई। सवाल आपको पूछा गया कि कोविड-19 पेशेंट जो है वो इस वार्ड में एडमिट हुआ था और इस पेशेंट को इस वार्ड में इस बेड पे शिफ्ट किया गया था। अब इसकी जो लिनन है, जो बेडशीट है, उसको हम किससे डिसइंफेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। किससे करेंगे, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। एज इट इज़ ऐसा ही सवाल HIV एड्स के लिए भी लागू होता है। HIV एड्स का पेशेंट है और उसमें अगर फ्लूइड डिस्चार्ज हुआ है, यानी फ्लूइड वगैरह या फिर ब्लड वगैरह जो है वो अगर लिनन को लगा है या फिर फर्श पे गिरा है, तो उसको भी हम किससे डिसइंफेक्ट करते हैं, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से। अगला सवाल देखिए, इफेक्टिवनेस ऑफ हिपेरिन थेरेपी चेक्ड बाय या फिर असेस्ड बाय, यानी कि एक पेशेंट है जिसको हिपेरिन थेरेपी चल रही है। हिपेरिन का सवाल तो सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था, लेकिन वो एंटीडोट का था। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो हिपेरिन है उसकी इफेक्टिवनेस को जांचने के लिए, उसको असेस करने के लिए क्या हम चेक करेंगे, तो राइट आंसर आपको यहाँ पे करना था APTT। जो APTT है, ये टाइम हम चेक करते हैं हिपेरिन थेरेपी को चेक करने के लिए, इसकी इफेक्टिवनेस को असेस करने के लिए। अगला सवाल पूछा गया था आपको, सेकंड लास्ट सवाल है आज के इस पार्ट का, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ चाइल्ड मॉर्टेलिटी। चाइल्ड मॉर्टेलिटी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था निमोनिया। निमोनिया से सबसे ज़्यादा डेथ जो है बच्चों में देखने को मिलती है, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज चाइल्ड मॉर्टेलिटी का क्या हो जाएगा, निमोनिया। अगला सवाल एंड लास्ट सवाल आज के इस पार्ट का, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो वो पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, विच इज़ नॉट ए इंडिकेटर ऑफ परफेक्ट लेचिंग, यानी कि आपको परफेक्ट लेचिंग से रिगार्डिंग सवाल पूछा गया है, कौन सा एक इंडिकेटर नहीं है परफेक्ट लेचिंग का, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था लोअर एरियोला इज मोर विजिबल। अगर लोअर एरियोला मोर विजिबल हो रही है तो ये एक परफेक्ट लैक्टेटिंग का इंडिकेटर नहीं है। बाकी तीनों जो ऑप्शन दिए गए थे वो तीनों के तीनों सही थे। तो दोस्तों ये थे हमारे 80 क्वेश्चंस जो फर्स्ट शिफ्ट ये मिले हैं। ये 80 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। रिमेनिंग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट के, वो भी जल्द ही आपको मिल जाएंगे, तो वो पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा। और जो सेकंड शिफ्ट के पेपर्स हमने बता रखे हैं जो पहले 2 पार्ट के अंदर, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे ही दी है, जो भी CHO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके लिए जल्द ही हमारे ऐप के ऊपर एक कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो वो कोर्स आप खरीद के अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। क्लास नोट्स भी आपको मिलेंगे, यानी कि नोट्स की PDFs भी मिलेगी, और आपको कुछ इस प्रकार से, जिस प्रकार से अभी आपको समझाया जा रहा है, इसी प्रकार से हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप के ऊपर मिलेगी, तो आप ऐप को डाउनलोड ज़रूर कर ले और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर कर दे। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।